हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 हम लोग कवर करने वाले। क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है। इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, क्योंकि आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री में चैप्टर्स जो कुल मिला के पूरे हैं वो चैप्टर 8 ही हैं। 7 चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट करके आपकी क्लास 7 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री पे चलने वाले हैं। आपकी जो क्लास 6 की हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके प्रॉपर 10 चैप्टर थे, वो मैंने कंप्लीट किए हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आपको यहीं पे मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो उसको भी आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आज जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ये चैप्टर बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर कम कर दिए गए हैं, मतलब चैप्टरों की जो संख्या है वो कम कर दी गई है, पर एक चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो ये क्लास थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, जो कि आपके एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी हम लोग कवर करते हैं। ये क्लास सोशल साइंस की होती है, पेपर 2 के लिए सीटेट एंड बीपीएससी वाले भी कैंडिडेट इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके में भी एनसीईआरटी पूछी जाती है जीके एंड जीएस में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। इसमें बात ये की गई है, यानी क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, यानी जो उस टाइम में कैसे कैसे लोगों की संस्कृति का विकास हुआ उसके बारे में से इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें एंड साथ ही में आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य जो तरीका था, उनकी बोलचाल की भाषा में उन्हें परिभाषित करना। यानी अगर लोगों के बारे में आपको जानना है, संबोधित करना है, तो उन्हीं की जो बोलचाल की भाषा होती है उन्हीं के रूप में उनको परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ यह होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता होगा और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हमें प्रत्येक यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं जहाँ से आप में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कहानियां भी दी हैं जिनको हमको स्किप करना पड़ेगा। मेन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो मेन टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, चेरी और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में देख लेते हैं। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा बन गया है। यानी जो दक्षिण पश्चिम भाग में था चेर राज्य, वो आज केरल का एक हिस्सा बन गया है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपनी अभिलेखों, यानी अपने जो अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में एक है। आगे चलते हैं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, यानी जो केरल में एक मंदिर है रंगमंच, उसकी जो परंपराएं हैं इसी युग तक खोजी जा सकती हैं, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली संस्कृत कृतियां हैं जो लगभग 12वीं शताब्दी तक बताई जाती हैं। यानी जो मलयालम था, मलयालम की जो भाषा की संस्कृत की जो कृतियां हैं, साहित्य की जो कृतियां हैं, वो 12वीं शताब्दी तक बताई जाती हैं कि वहां तक मिलती हैं। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी थी। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी तक एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवल्यम शैली में लिखा गया है। यानी जो काव्य शास्त्र है वो किस विषय में लिखा गया है? मणि प्रवल्यम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवल्यम शैली जो है का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। अगर आपसे पूछा जाए मणि प्रवल्यम जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, हीरा और मूंगा है, ये आप लोग ध्यान रखना। जो यह दो भाषाओं में संस्कृति तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। यानी इसी से जो दो भाषाएं निकलती हैं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा इसमें इंक्लूड है। अब हम लोग चलते हैं, शासक और धार्मिक परंपराएं कैसी रही। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। यानी जो जगन्नाथ मंदिर था
उसके बारे में बताया गया है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। यानी जो जगन्नाथ पूरी मंदिर है वो स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1213 में राजा ने, आगे चलते हैं, अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। यानी जो अपना पुरुषोत्तम था, मतलब आनंग भीम जो थे तृतीय, उन्होंने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित किया था। ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने प्रतिनियुक्त उन्हीं को घोषित कर दिया, यानी स्वयं को ही जगन्नाथ प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया था। आगे चलते हैं। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रचलित होता गया, वैसे इसकी सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी शक्ति बढ़ी। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। यानी जब उस टाइम में जो भी चीज़ फेमस होती थी तो जो दूसरे राज्य के लोग होते थे वो उसी पर आक्रमण करते थे। यानी जो राजा लोग होते थे उसी पे अपना मतलब अधिकार जताना चाहते थे। तो उस टाइम जो था ये जगन्नाथ मंदिर काफ़ी फेमस था। तो इस पे जो मुगल हो गए, मराठे हो गए, इस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो सब इस पे नियंत्रण करना चाहते थे। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन सर्वकार हो जाएगा, क्योंकि अगर मंदिर पर उनका पूरा नियंत्रण हो जाएगा तो जो जनता है वो ऑटोमेटिक उनके अंडर में आ जाएगी। क्योंकि उस टाइम में मंदिर जो काफ़ी फेमस होते थे उस पर सभी नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि भाई जिसके अंदर में मतलब जिसके अंडर में मंदिर आ जाएगा लोग उसी तरफ झुक जाएंगे। आगे चलते हैं। राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। यानी जो आज मतलब आज की डेट में जहाँ पे राजस्थान है उस को राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, जो आज की डेट में राजस्थान जहाँ पे है। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तर तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। यानी जो राजस्थान था वहाँ पे राजपूत तो रहते थे, बट उनके साथ साथ और भी जाति के लोग वहाँ पे रहते थे। अद्यप अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृति परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलेखों के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं के शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसे ही शासक थे। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में, आगे चलते हैं, संजोए रखते हैं, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया है, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भट्टों द्वारा गाई गई हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। जनसाधारण भी इन कहानियों से आकर्षित होते हैं। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वाभिमान, भक्ति, मित्रता, प्रेम, सौंदर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। आगे चलते हैं। यानी जो पुराने टाइम में जो काव्य थे, गीत थे, उन्हीं में उन लोगों की कहानियां सुरक्षित की जाती थी। यानी आपने देखा होगा जो पुराने टाइम के काव्य हैं, जो गीत हैं, तो काफ़ी जब सुनो तो उसमें हाँ लगता है कि लोग कैसे कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, तो उसमें उनके बारे में पता चलता है। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं, आगे चलते हैं, द्वारा अपने मृतक पतियों का
पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया गया है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे वे अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। यानी पुराने टाइम में भी सती प्रथा चला था, उसको बाद में अंत किया गया। तो पुराने टाइम में जब की ये बात की जा रही, उस टाइम ऐसा था कि जब लोग मरते थे तो उनकी जो पत्नियां थी, जो सूरवीर लोग थे, उनकी जब पत्नियां थी वो भी अपने आप को उन्हीं के साथ सती प्रथा में उसी में अपने आप को जला देती थी। अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सारे टॉपिक पढ़ने इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सीटेट में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक बतानी है, आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी आज की, वो ज़रूर देख लीजिएगा। सीटेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है उसमें बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है 2025 में आपकी दूसरी संस्था एग्जाम करवाने वाली है, उसमें आपका एग्जाम जो पैटर्न है वो भी चेंज होगा, सिलेबस भी चेंज हो सकता है। देखिए मैं 100% नहीं कह रही कि आपका सिलेबस ही चेंज होगा, बट 50% चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा, पैटर्न भी चेंज होगा। तो इस बार आप लोग सीटेट अपना क्लियर कर लीजिए, कोई टेंशन मत रखिए, क्योंकि अदर स्टेट में ही वैकेंसी निकल रही है। अगर आप ये चाहें कि आपको अपने ही स्टेट में जॉब मिल जाए तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि कहीं भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। अदर स्टेट में आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सीटेट क्वालिफाई होना वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आप अदर स्टेट में डाल सकते हैं फॉर्म। तो इस बार अगर आप सीटेट क्लियर कर लेंगे तो अगली बार फॉर्म ऑनलाइन होता है, मतलब पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं आपके एग्जाम, या ऑफलाइन हो रही है, कोई आइडिया नहीं क्या करवाती, क्योंकि वो एग्जाम दूसरी संस्था करवाने वाली है। वो उस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यह सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक और इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द जो कथक है ये आपके उत्तर भारत की नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये आप लोग ध्यान रखना, शब्द से निकलता है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत में अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि कहानियां लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। अब आगे चलते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों में शासक काल के कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इन नृत्य में अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। तो ये थी इसकी मतलब कथक कला, जो मतलब कथक कहानी वो नृत्य है, इसके बारे में इसमें बताया गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। सन 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया है। यानी जो ये नृत्य है, एक सेकेंड, जो ये आपका मतलब नृत्य शैली है, ये हरियाणा आपका हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, काफ़ी जो क्षेत्र हैं उसमें फैला हुआ है, मतलब पक्के तौर पर स्थापित है, यानी कि वहाँ पे लोग इसको फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं। प्रस्तुत में कलिष्ठ तथा द्वित पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य संस्कृत गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने ना पसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जा रहा था। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान लिया गया। जो आपके जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें जो कथक है ये उसमें भी ऐड है। आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि आपके जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। भरतनाट्यम जो है वो आपका 6 शास्त्रीय नृत्यों में आता है। कथाकली हो गया आपका केरल का है,
उड़ीसी जो है आपका उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। तो ये जो है आप लोग ये ध्यान रखना, ये शास्त्रीय माने जाते हैं, मतलब अन्य रूप में जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है। तो ये आपके हैं 1 2 3 4 5 5 मतलब माने जाते हैं। आगे चलते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। ठीक है, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों के कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता था। यानी जो लघु चित्र थे वो जो जल था, जल के रंगों के कपड़ों पे बनाया जाता था या फिर कागज पे चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जो काफी सुंदर पाए गए वो जैन लोगों में पाए गए थे, मतलब जैन ग्रंथों में। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की गई थी, मतलब चित्रित की जाती थी, और इनके दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। ठीक है, अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। आगे चलते हैं। यानी जो चित्रित किए जाते थे ये नहीं था कि आम जनता आ रही है उसको देख ली, नहीं, जो बहादुर लोग होते थे, यानी मतलब जो बादशाह के लोग होते थे, जो बादशाह थे वो ही देख सकते थे, या उनके घनिष्ठ जो जन थे उन्हीं के द्वारा देखा जाता था। अब बात करते हैं आगे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। यानी जब धीरे धीरे उसका साम्राज्य कम होता गया तो जहाँ लोग ज्यादा शक्तिशाली थे उस राज्य में वो चले गए, क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूत दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। यानी जो ये जगह थी वहां पे जो चित्र केंद्र थे वो बराबर अपना कार्य करते रहे। ये आप लोग देख सकते हैं पुराने टाइम में ये ऐसे चित्रित किए जाते थे, जिसमें काफी डार्क कलर मिलाए गए, जैसे आपका रेड हो गया, ब्लैक है, ग्रीन है, तो ये चित्र मिलाए जाते थे। आगे चलते हैं। ऐसा ही अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका था। 7वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। बसोहली जो शैली है वो किसे कहा जाता था? साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली जो होती थी उसी को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजी। ठीक है, सन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितता से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कंगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कंगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नए जान डाली। उनके प्रेरणा का स्रोत था वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कंगड़ा शैली की विशेषता थी। यानी उसमें जो थे कोमल, यानी खूब डार्क चित्र नहीं मिलाए जाते, बट नॉर्मली अच्छे कलर, लाइटली कलर इसमें शैली में मिलाए जाते थे बनाने के लिए। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्शों पर अपनी
कलाकृतियों चित्रित करते थे। मतलब ये नहीं था कि पुरुष ही थे या स्त्री, दोनों लोग मिलके करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रहते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। अब हम लोग बात कर लेते हैं बंगाल, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो बंगाल है आपका, जैसा कि हमें प्रारंभ में देखा है कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह भी मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते होंगे, यानी जो वहाँ का नाम है उसी से हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि वहाँ पे कैसी भाषा बोली जाती होगी। आगे चलते हैं। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी जो बंगाली भाषा है वो संस्कृत से ही निकली हुई है। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में बंगाल के मध्य के बीच वाणिज्य संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वह ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के विषयिक तथा सांस्कृतिक भाषा अधिक प्रबल हो गई। यानी जो वहाँ पर लोग रहने लगे, जो ब्राह्मण लोग थे वहाँ पे बस गए, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत की भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोग संस्कृत भाषा को भी जानने लगे। ठीक है, उसी के माध्यम से जो संस्कृत भाषा थी वो काफ़ी प्रभावित हुई। आगे चलते हैं। प्रभाव अधिक प्रबल हो गया और 7वीं शताब्दी में चीनी यानी हुन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग होने लगा, तो वहां पे धीरे धीरे लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। सन 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। यानी जब अकबर ने इसको कब जीता, सन 1586 में, तब इस जो ये बंगाल था उसको क्या माना जाने लगा, सूबा। ये आप लोग ध्यान रखना। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। यानी जो वहाँ पे लोग प्रशासन करते थे उनकी जो भाषा थी वो फारसी थी, बट वहाँ के जो लोग थे क्षेत्रीय भाषा थी वो बंगाली ही विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एक बंद हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता था। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ, ठीक है, पर यह अपने क्रम विकास की की अनेक अवस्थाओं से गुजरी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजाति भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। जो ये आधुनिक जो बंगाली भाषा थी वो आधुनिक का एक हिस्सा बन गई। आगे चलते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की रड़ी और दूसरी उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनावती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ये सारी दूसरी श्रेणी में सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं हम लोग। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिसमें यह इंगित किया गया था कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सका। यानी जो दूसरी श्रेणी की कथाएं थी उनका कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं था कि हाँ इस शताब्दी में लिखी गई, लोग मौखिक रूप से कहते थे, तो उनका कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं पता चला।
वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थे, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव जो था अपेक्षाकृत कम था। अब हम लोग चलते हैं पीर और मंदिर, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। यानी जब पहले लोग 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल की तरफ रहते थे, फिर पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ, क्योंकि वहां पे उपजाऊ जो जगह थी वो कम थी, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, दक्षिण पूर्व की तरफ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां की जो जमीन थी उपजाऊ थी। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि पर धान की खेती करने लगे। धीरे-धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के एक नए समुदाय में मिल गए। यानी जब लोग धीरे-धीरे रहने लगे तो जंगल-वंगल साफ करने लगे, फिर धीरे-धीरे वो खेती करना भी स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ, धीरे-धीरे लोग समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्व डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। आगे चलते हैं। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। उन्हें मतलब स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। यानी धीरे धीरे जब लोग की आवश्यकताएं जो थी वो पूरी होने लगी, तो लोग ये मानने लगे कि जो पीर हैं इनमें कुछ शक्तियां हैं अलौकिक। ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे स्नेह और आदर से उनको पीर कहने लगे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवंत प्राप्त सैनिक तथा योद्धा, विभिन्न हिंदू और एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती थी। यानी सबसे पहले बंगाल में उनकी जो मजारें हैं वो पाई गई। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। यानी जब धीरे धीरे 15वीं शताब्दी आई तो लोग मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिए, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से एक नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों, ये जो झोपड़ी बनी हुई, ये आप लोग ये तो अच्छा खासा महल लग रहा है, बट ये जो झोपड़ी बनी इसको बताया गया। आगे चलते हैं। वे पूजे जाते थे, वे ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यानी जो शुरुआत में लोग जो देवी देवता होते थे, उनको पीर लोग थे, उनको झोपड़ियों में, जब धीरे धीरे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी तो क्या किए, जो देवी देवता थे उन्हें मंदिरों में स्थापित करने लगे। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दोचाला या चौचाला होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा का एक बिंदु रूप तक जाती थी। आगे चलते हैं। ये जो आपने यहाँ पे देखा है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर बना हुआ, इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। त्रिकोण छतें 4 दीवारों पर रहती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक
वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, जो मतलब उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में विष्णुपुरी के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं मछली भोजन के रूप में, यानी जो मछली थी लोग उसे भोजन के रूप में कैसे लेने लगे। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक मतलब नदी मैदान था, जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से थी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में थी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा और बंगाली साहित्य में मछली का जो स्थान है पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उन्हें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भर कर बाजारों में ले जाते हुए दर्शाया गया है। यानी जो वहाँ की स्त्रियां हैं, जो लोग हैं, मछलियों को साफ करते हुए उसको टोकरी में ले जाते हुए भी जो चित्रित किया गया है। ब्राह्मणों को सामूहिक भोजन करने के लिए अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थायी आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इन निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण में बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। यानी जो वहाँ के लोग ब्राह्मण थे वो तो खा नहीं सकते थे, उनके लिए निषेध था, लेकिन वहाँ की जो बंगाल की मछली प्रिय भोजन रहा, क्योंकि वहाँ में नदी थी, वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती थी। तो मतलब एक ग्रंथ था, उसके अनुसार उन लोगों को मछली खाने की अनुमति दे दी गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, मतलब 13वीं शताब्दी का जो संस्कृत ग्रंथ था उसमें उनको मछली खाने की अनुमति दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर नंबर जो था आपका 7 था, मैंने अच्छे से कंप्लीट किया, आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। अब इसके आप लोग 10 से 15 मिनट में नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लास्ट टाइम में, क्योंकि इस बार सीटेट क्लियर कर लीजिए, जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, सिलेबस चेंज होगा, क्या होगा कोई आइडिया नहीं है। तो इस बार आप लोग सीटेट क्लियर कर लीजिए और बीपीएससी तैयारी 4 में आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगस्त में देखने को मिलेगा और आपका एग्जाम जो है जुलाई में होकर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ये जो थ्योरी की क्लास है आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ये क्लास सीटेट पेपर 2 एंड बीपीएससी तैयारी 3 एंड तैयारी 4 तीनों क्लास मतलब एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि सीटेट में तो 100% एनसीईआरटी यही सिलेबस पूछता है, बट बीपीएससी में जो है आपका एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी आता है, तो यहाँ से 50% आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन सीटेट में 100% आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी थ्योरी एनसीईआरटी ही फॉलो करता है आपका सीटेट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी क्लासेस भी मिलती रहेंगी, बाकी सारी अपडेट भी यहाँ से आपको दे दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू।